प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उसी अनुच्छेद की श्रृंखला में दूसरा एक नया अनुच्छेद लेकर आए हैं। और देखिए, इस अनुच्छेद में ऐसा क्या है जो पहले वाले से भिन्न है। हम अभ्यास कर रहे हैं अनुच्छेदों का। पाठ्यक्रम में 3 अनुच्छेद हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 अनुच्छेद 3 प्रकार से होंगे। हम पहले प्रकार के अनुच्छेदों का यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। और पहले प्रकार के तथ्यात्मक अनुच्छेद हैं, जिसमें आपको जो भी गद्यांश दिया जाएगा उससे सीधे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ ढूंढना है और ढूंढ करके आपको सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने रहेंगे। उसी श्रृंखला में देखिए, आज दूसरा एक गद्यांश हम आपके सामने लेकर आए हैं, अनुच्छेद 2। इससे पहले वाली कक्षा में हमने अनुच्छेद 1 नंबर देखा था। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए, इसमें भी कुछ नई बातें निकल करके आएगी जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। देखिए, पहले हम इस अनुच्छेद को उसी नियमानुसार पहले अध्ययन कर लेते हैं और अपने पूरे मानस में इसको स्थापित कर लेते हैं कि अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए हम उस गद्यांश में वापस लौट कर जाएंगे और लौट करके उसको वापस देखेंगे। लेकिन एक बार इसका अध्ययन हम सावधानी पूर्वक और धैर्य के साथ में करने जा रहे हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात तो इसमें महत्वपूर्ण आ चुकी है, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर, हो सके तो रेखांकित कर लें या फिर याद रख लें कि शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त और महान बना देते हैं। कहने का मतलब है कि हमें हमारी बातचीत में हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह बात निकल करके इससे आ रही है। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, प्रचलित भाषा। हम क्या करते हैं कि कई बार बातचीत करते हुए हम हमारी भाषा को साहित्यिक की कसौटी पर खरा उतारने के लिए प्रौढ़ता देने लग जाते हैं। और कविता भी है कि बात की चूड़ी मर जाती है। हम ज्यादा उसमें श्रृंगारित करने का या बनावटीपन लाने का प्रयास करते हैं, या तो हमारी बात उन तक संप्रेषित सही ढंग से पहुंच नहीं पाती है, या फिर हम हास्य के या मजाक के पात्र बन जाते हैं। वही बात यहाँ पर पुष्ट की गई है कि प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बहुत अच्छी बात है। साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा, हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा व्यक्तित्व चोट खा सकता है, प्रभावित हो सकता है। हम जैसे हैं वैसे हम नहीं दिखने वाले हैं। या तो हम हास्य के पात्र बनेंगे, या फिर हम बहुत बड़े विद्वान या कि अन्य सामान्य जन से विशेष बनने वाले हैं। इनका प्रभाव प्रचलित भाषा में इस प्रकार से पड़ने वाला है कि आपका व्यक्तित्व ही प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इनसे बचें। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। ये और भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि बातचीत करने से हम केवल विचारों से ही एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं या परिचय हम कर रहे हैं। आप बातचीत, आपके शब्द ये निर्णय करते हैं कि आपका व्यक्तित्व किस कसौटी पर है या किस प्रकार का है। कहते हैं कि बातचीत के ढंग से, बातचीत के प्रयोग के शब्दों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। तो वही व्यक्तित्व की पहचान शब्दों के माध्यम से यहां होने जा रही है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। विशेषकर किनको? शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक ही भावी भारत के भावी भविष्य के भावी बच्चों के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। शिक्षक का अनुसरण विद्यार्थी करने वाले हैं। अगर एक शिक्षक गलती करता है तो विद्यार्थी तो गलती करेंगे ही। इसलिए शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ करके ही करना चाहिए। याद रखें, ये बातें, सारी बातें एक दूसरे को जोड़ कर रखें, सामंजस्य और समन्वय बना के रखें। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। ये लीजिए, अभिनेता, अभिनय से ही अभिनेता। अभिनय करने वाला मुख्य पात्र या अभिनय करने वाला व्यक्ति होता है शिक्षक।
जिस प्रकार से एक नाटक के अभिनय को देख करके जन सामान्य उसका अनुसरण करते हैं और उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। यथा रामायण, रामायण के राम के पात्र को देख करके समाज को एक सही दिशा मिली और लोग राम के पथ पर चलने लगे और एक आदर्श समाज की स्थापना हुई। तो वही बात यहां बताई गई है कि शिक्षक एक अच्छे अभिनेता होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। किन किन से करता है? व्यक्तित्व, शैली और बोलचाल तथा हाव भाव से, इन सभी से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विद्यार्थी क्योंकि अनुकरण से सीखता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ अनुकरण उसके सामने शिक्षक ही होता है। हमने ये सब पहले जान रखा है, लेकिन फिर भी इस गद्यांश में जो बातें बताई गई हैं उनको हम और पुष्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आगे देखिए, ये कट रहा शायद, हाँ, अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। सबसे खास बात, विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी का होता है तो वो एक शिक्षक का होता है। इसलिए ये जन सामान्य सी बात है कि शिक्षक को सदैव आदर्शवादी और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार, आचरण, शब्द आदि का ध्यान रखना चाहिए और श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें एक शिक्षक और एक शब्द के बारे में, अभी मैं नहीं बता रहा किसके बारे में मुख्य है, आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा और जानने का प्रयास किया होगा कि ये पूरा गद्यांश किसको रेखांकित कर रहा है, कौन से केंद्रीय भाव की ओर संकेत कर रहा है। आपने सुना, आपने पढ़ा, आप इसे रोक करके और देख सकते हैं पूरा गद्यांश किन शब्दों में या किस प्रकरण या किस बिंदु की ओर इंकित कर रहा है, ये आगे आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। आगे देखिए, ये लीजिए महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले धैर्य से और गंभीरता से किसी भी गद्यांश का अध्ययन करना है। गंभीरता से, धैर्य से, जल्दबाजी से नहीं, अध्ययन करना है। वो आवश्यक इसलिए है कि एक स्थापना आपके बौद्धिक क्षमता में हो जाती है। आगे आने वाले प्रश्नों के आप किस प्रकार से जवाब देंगे, ये निर्भर करता है आपके उस अध्ययन पर। और देखिए, पहला सवाल, शिक्षक होता है, जैसा कि मैंने कहा था, तथ्यात्मक है। इसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। अपने शब्दों के लिए, अपने विचारों के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूं और इस बात को विशेष ध्यान रखें। शिक्षक होता है समाज सेवक। आपको लगेगा कि बिल्कुल शिक्षक समाज सेवक होता है, सोशल होता है, लेकिन यहां उसके लिए कोई स्थान नहीं है। गद्यांश के अनुसार ही इसका उत्तर देना है। गद्यांश में जो बताया गया है आपको वही जवाब देना है, अपने मन से नहीं देना है। विद्यार्थी होता है, हम ये भी सोचेंगे कि शिक्षक के एक विद्यार्थी तो होता है, पढ़ता रहता है और पढ़ाता रहता है, ये गुण है उसके। नेता होता है, अनेक बच्चों का शीर्ष नेता होता है। अभिनेता होता है। चार विकल्प आपके सामने हैं, सही उत्तर कौन सा है आपको छांटना है। तो परीक्षा में बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका उत्तर आपके गद्यांश में हूबहू आपको मिलने वाला है। या तो आप ये कर लीजिए कि तीन नहीं है, या ये कर लीजिए कि ये है क्योंकि मैंने इसको देख लिया है और इसकी जांच भी कर ली है, परीक्षण भी कर लिया है, अब ये मेरा सवाल गलत नहीं होने वाला है। अंदेशा नहीं चाहिए, आप सोचें कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपका उत्तर होना चाहिए। और देखिए, इसका सही उत्तर क्या है, जो भी मैंने पढ़ा है, आपके साथ ही पढ़ा है, उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूं कि अभिनेता। और देखिए, हम पुनः इसी गद्यांश में लौट कर जाएंगे। ये लीजिए, कहां है, देखिए, शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। ये लीजिए, शब्द मिल गया आपको। आत्मविश्वास भी आएगा आपको कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात है ही नहीं, सीधा लिखा था। लेकिन सिर्फ समय की
सीमा को ध्यान में रखना है। गद्यांश को सर्वप्रथम चुनना है और फिर आपको इसी गद्यांश में इसको ढूंढ करके सही उत्तर देना है। अपने विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा लगेगा आपको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर सिर्फ एक होगा और वो इस गद्यांश के अनुकूल होगा, अभिनेता। तो इसका उत्तर डी एकदम सही है। डी उत्तर एकदम सही है, अभिनेता। 5 अंक आपको मिल चुके हैं। दूसरा देखिए, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? यह भी गद्यांश में लिखा हुआ है। निश्चित रूप से पूछा वही जाएगा जो गद्यांश में होगा, उत्तर भी वही होंगे जो आपके गद्यांश में है। बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्लिष्ट भाषा का, साहित्यिक भाषा का, अप्रचलित भाषा का, प्रचलित भाषा का? या थोड़े से भ्रमित हो सकते हो आप, क्योंकि ये सारे शब्द उसी गद्यांश में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों ही उत्तर हो सकते हैं, नहीं, उत्तर तो सिर्फ एक है, 3 नहीं है। किसी न किसी अलग प्रसंग के रूप में ये चारों ही शब्द आए हैं। देखिए, प्रचलित, अप्रचलित, साहित्यिक और क्लिष्ट, लेकिन पूछ क्या रहा है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हो सकता है आपके विचार के अनुसार कोई उत्तर आ रहा हो, नहीं, गलत। आपके विचार के अनुसार नहीं, गद्यांश के अनुसार इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? प्रचलित। प्रचलित, यह उत्तर बिल्कुल सही है, प्रचलित। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं, हमने जो उत्तर दिया है यह सही है या गलत है। और देखिए, पुनः लौटते हैं हम गद्यांश से। हमारे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए बातचीत उसको बनाने के लिए? सदैव प्रचलित भाषा का। ये लीजिए, ये आ गया, आ गया, बिल्कुल ये शब्द लिखा है, प्रचलित भाषा। यही आपका उत्तर है, सही उत्तर। अब आपका ये उत्तर गलत नहीं होने वाला है। आप पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही गया आपका। प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये लिखा हुआ है एकदम। कितना सरल हो गया है। आगे देखिए, ये हमने इसको अभिनेता किया था और इसका उत्तर हमने डी किया था, प्रचलित। तीसरा देखिए, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान भी ले लीजिए। शिक्षक वर्ग जब लिखा हुआ है ना, तो अपने आप ही बहुवचन हो गया। यहां एक शिक्षक नहीं रहा, शिक्षक वर्ग। वर्ग का मतलब बहुवचन। कई बार पूछ लेते हैं कि एक वचन बहुवचन, तो ये बहुवचन का बोध करा रहा है। शिक्षक वर्ग, वर्गो नहीं होता है, वर्ग बस। शिक्षक वर्ग का मतलब बहुवचन। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बोलना चाहिए। आपने तुरंत पहचान लिया इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा। लेकिन आप इतना विचार नहीं करें मेरे ख्याल से, तो इसी को ढूंढने का प्रयास करें, समय कम लगेगा और आप सही उत्तर दे पाएंगे। सीधे ही चले जाइए, ये कहां पर लिखा हुआ है और उसके अनुसार उसको आप उत्तर दे दीजिए। लेकिन वहां जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, शीघ्रता नहीं करनी है, आराम से। और देखिए, हम उसी गद्यांश में लौटते हैं। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, और ये लीजिए, शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता जो अपनी व्यक्ति शैली, बोलचाल, हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने अपने यहां नहीं लिखा। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व में चोट खा जाए। बातचीत केवल विचारों का ही आदान प्रदान व्यक्तित्व का भी होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। ये लीजिए, सोच समझ कर करना चाहिए। मिल गया उत्तर। थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन फिर आप ढूंढ लेंगे। और थोड़ा कम समय कब लगा? जब आपने इसको पहले पढ़ लिया था। कई बार सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो जब हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी समय उत्तर के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो थोड़ी ज्यादा परेशानी होने वाली है आपको। इसलिए पहले एक बार पढ़ देने से थोड़ा सा आपको एक विचार आ जाएगा, एक लगेगा आपको कि ये कहां से होगा या किस प्रकार से होगा। और उसको पुष्ट करते हुए आपको उसको फिर भी एक बार पुनः देखना है और देख करके ही सही जवाब देना है। धारा प्रवाह या भाव में बह करके उत्तर कभी नहीं देना है, गलत हो सकता है। तो क्या उत्तर करना है? सोच समझ करके करना चाहिए। अब देखते हैं विकल्प में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। और ये लीजिए, तीसरा था हमारा, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझ करके।
ये लिखा है और यही हमारा उत्तर हो गया। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, आपको लगेगा तुरंत बोलना चाहिए, आपको लगेगा बिना सोचे समझे, गलत। आपको लगे ज्यादा बोलना चाहिए, गलत। आपका उत्तर सिर्फ एक होगा, और क्यों होगा यह मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए नंबर 4, बातचीत में आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? यह आवश्यक नहीं है कि एक बार आपने इस गद्यांश को पढ़ा और आपको हूबहू याद हो गया हो। ऐसा कोई आप विद्वान बनने का प्रयास भी नहीं करें कि मुझे याद है इसका उत्तर तो ये आएगा, बिल्कुल नहीं, वो गलत हो सकता है, भ्रमित आपको कर सकता है ये सवाल, और भ्रमित करने के लिए आपको दिया गया है, ये मान लीजिए आप। अब आपको सही जवाब देना है इसको। देखो, बातचीत में आदान प्रदान होता है, केवल भाषा का होता है, केवल विचारों का होता है, विचारों एवं व्यक्तित्व दोनों का होता है, केवल व्यक्तित्व का होता है। सामान्य सा सवाल है और आसान सा इसका उत्तर है, फिर भी हम इसको देखेंगे। हमें लगा कि इसका उत्तर तो ये सी है, लेकिन फिर भी इसको हल करने से पहले, टिक लगाने से पहले और इसको सही मानने से पहले एक बार इसको पुनः गद्यांश में लोड करके देखना है, ताकि पुष्ट हो जाए और आत्मविश्वास आपको हो जाए कि बिल्कुल ये सही जवाब है। और देखिए, यही इसी को ढूंढते हैं, बातचीत में आदान प्रदान होता है, पुनः गद्यांश में लोड कर जा रहे हैं। बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है, ये देखिए, बातचीत में कहां से लिखा है, ये लीजिए, यहां से है ये, यहां से, अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है। ये लीजिए, नकारात्मक था ये, और हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा जल्दबाजी में, विचारों का, और उत्तर दे दिया विचार। ऑप्शन में था भी, विकल्प में ये भी रहेगा, इसलिए। आगे देखो, विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है, और इन दोनों को जोड़ने का मतलब है विचार और व्यक्तित्व, और ये दोनों जुड़ गए हैं अब। यानी कि जिस विकल्प में ये लिखा हुआ होगा विचारों और व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है, वह हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो ऐसा तो विकल्प था हमारे पास, ये रहा सी विकल्प आपका। बिल्कुल, पुनः देख लीजिए एक बार, आगे वाली स्लाइड में जाएंगे उससे पहले, शिक्षक होता है अभिनेता। बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? प्रचलित भाषा का। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए? सोच समझ करके बोलना चाहिए। और बातचीत में आदान प्रदान होता है, किसका होता है? विचारों एवं व्यक्तित्व का होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे आपके प्रश्न पत्र में हूबहू आने वाला है। एक गद्यांश और सामान्यतः 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कोशिश है मेरी कि इसी प्रकार के होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पर समर्थ, इस प्लेटफॉर्म पर आपको अभ्यास इसलिए करवाया जा रहा है कि गद्यांश में आप पूरे में से पूरे अंक लाएं। व्याकरण के आगे वाले बिंदुओं को भी हम सरल से सरलतम की ओर ले जाने वाले हैं, ताकि आपका स्कोर हाई हो सके। और देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद का उचित शीर्षक है टाइटल, और ये देखिए शुद्ध लिखा है, इसका आपको विस्तार पता हो गई। ऊपरी धन उक्त, बिल्कुल, और दोनों में संधि है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? उपर्युक्त। उपरोक्त गलत शब्द गलत होता है। उपर्युक्त अनुच्छेद का उचित शीर्षक है, ये नहीं लिखा रहता। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ढूंढने लग जाएं, नहीं, हूबहू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर है कि आप इस गद्यांश को पूरे को पढ़े हो तो आपको इन 4 विकल्पों में से श्रेष्ठ कौन सा लगा। याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आप जो बता रहे हो वही आगे और किसी परीक्षा में इसका शीर्षक माने, अलग भी हो सकता है। यहां आपको इन 4 में से एक श्रेष्ठ ढूंढना है, केवल इन 4 में से। आपका पूरा ध्यान इन 4 पर जाएगा, और आप पे को लगेगा ये थोड़ा सा कमजोर है तो उसे हटा दीजिए। आपको लगेगा ये श्रेष्ठ हो सकता है, उसी को चयन कीजिए। और देखिए, हम प्रयास करते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बातचीत की कला, शब्दों का चयन, व्यक्तित्व का प्रभाव, साहित्यिक भाषा।
तो देखो आप किस प्रकार से इसको हल करेंगे। साहित्यिक भाषा बिल्कुल नहीं हो सकता। साहित्यिक भाषा के बारे में आया जरूर है लेकिन क्या पूरा गद्यांश साहित्यिक भाषा के बारे में बता रहा है क्या? नहीं बता रहा, गलत है। व्यक्तित्व का प्रभाव ये भी आया है, गौण रूप में आया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। शीर्षक हमेशा केंद्रीय भाव होता है कि पूरा आपका ये एक पाठ है, एक प्रकरण है, और इस प्रकरण का क्या शीर्षक, क्या नामकरण हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके पूरे विचारों को, पूरे भाव को एक जुट कर रहे हैं, एक समन्वय कर दें और एक सूत्र में बांध दें, उसी को हम शीर्षक कहेंगे। इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते हैं। और तीसरा देखिए आप, बातचीत की कला, बिल्कुल इसमें यह भी तो आया, बातचीत की कला बताई गई है, लेकिन क्या पूरा ही बातचीत की कला पर है क्या? नहीं, बातचीत की कला पर नहीं है। पूरा खेल किस पर चल रहा है? ये कि विकल्प हमारे पास बचा है और यही इसका उत्तर है। शब्दों का चयन, ये मैं बताऊंगा गद्यांश में पुनः लौट करके इसी का चयन हमने क्यों किया है। शब्दों का चयन, पूरा गद्यांश इन्हीं के ऊपर है। याद करिए आपने पढ़ा और 2-3 बार हमने पुनरावृत्ति भी इसकी की है। अध्यापक और शिक्षक वर्ग के लिए भी इसी पर बल दिया गया है, जन सामान्य को भी यही बताया गया है, और यह बताया गया कि किस प्रकार क्लिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा से बचना है और किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व की पहचान शब्दों से हो जाती है। ये सारी बात यहां समा जाती है, इसी के अंदर समा गई पूरी बातें, और यही उत्तर है। शब्दों का चयन, शब्दों का चयन हमें सोच समझ करके करना चाहिए। हमारी बातचीत की भाषा साहित्यिक नहीं होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी बातचीत की भाषा सहज और सरल भाषा में होनी चाहिए, प्रचलित भाषा में होनी चाहिए, आदि बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसका सटीक और ज्यादा श्रेष्ठ उत्तर क्या हो सकता है? ये याद रखना। थोड़ा बहुत ये भी मिलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनमें 4 में से श्रेष्ठ कौन सा हो सकता है, तो यही विकल्प हमारा श्रेष्ठ होगा। और पुनः हम लौट करके देखते हैं इसी गद्यांश को। देखिए, ये लीजिए, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। बातचीत करते समय में शब्दों के चयन, यही लिखा है, ये लीजिए, शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वाक्य तो पूरा शब्दों के चयन पर आधारित है। हमारा जो शीर्षक हमने सुझाया है ये उसी के बारे में बैठ रहा है। आगे देखिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त और महान बनाते हैं। यहां भी खेल पूरा किसका आ रहा है? शब्द का आ रहा है। पूरा ध्यान किस पर देने के लिए कह रहे हैं? शब्द के चयन पर, शब्द के महत्व पर। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। भाषा में किसका प्रयोग होगा? शब्दों का होगा। यह भी वही बात आ रही है। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। ये लीजिए, साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा में किसका प्रयोग किया जाएगा? शब्दों का। यहां भी वही बात आ गई है। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी होता है। बातचीत करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? शब्दों का करेंगे। शब्दों से क्या निकल के आएगा? हमारा व्यक्तित्व निकल के आएगा। पूरा खेल किस में चल रहा है? शब्दों से चल रहा है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन यहां तो सीधा ही लिख दिया। शब्दों का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपनी व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलचाल आ गया, शब्द बोलेगा, किसका प्रयोग करेगा? शब्द का। बच्चे सुनेंगे, क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं। सारा खेल इसी का है, इसलिए इसका सटीक उत्तर है। ध्यान से देखने पर आप खुद ही इसकी परख पहचान कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि जल्दबाजी में अगर आप उत्तर दोगे तो आप गलत कर लोगे। इसमें जल्दबाजी में उत्तर बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह हमारा गद्यांश पूरा हो जाता है 5वें के साथ ही। ये 5वें के साथ ही इसमें एक सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, उचित शीर्षक क्या है? और थोड़ा सा कि मैं मानता हूं कि ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन उतना कठिन नहीं कि हम इसे गलत करके आ जाएं। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं और उन चारों विकल्पों में से आपको देखना है कि श्रेष्ठतम उत्तर कौन सा हो सकता है, वही आपका उत्तर होगा। श्रेष्ठतम, ये लीजिए, अनुच्छेद 3, तीसरा अनुच्छेद लेते हैं। बिल्कुल इन्हीं अनुच्छेदों के अभ्यास से ही हम ऐसा करने वाले हैं कि परीक्षा में चाहे भले ही ये अनुच्छेद नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी अनुच्छेद आएगा हमारा बिल्कुल सही जाने वाले हैं।
उससे कितने भी सवाल हमारे से पूछे जाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आपका जो भय था ना गद्यांश का, अनुच्छेद का, कि मेरे तो सवाल सही नहीं होते, मेरे तो गलत हो जाते हैं, तो वो सारा भय आपका निकलने वाला है। समय सीमा का ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें, इसकी आवश्यक बातें जो मैंने पिछली कक्षाओं में बताई थी उनका विशेष ध्यान रखेंगे तो आप एक भी सवाल गलत नहीं करने वाले हैं। इसी को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं औद्योगिक प्रगति के पूर्व के मनोरंजन आज के युग में उपलब्ध मनोरंजन में तथा इससे संबंधित हमारी आवश्यकता और अभिरुचि में बहुत अधिक अंतर आ गया है। रेखांकित कर लीजिए। आपको लगे कि ये क्या कह गया है, थोड़ा रुक जाइए, इसको पुनः एक बार पढ़ लीजिए, समझ करके पढ़ना है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। और लगा आपको कि ये मैंने जो एक वाक्य पढ़ लिया है ये मेरे समझ में नहीं आया, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान औद्योगिक प्रगति के पूर्व के मनोरंजन यानी कि वैज्ञानिक युग और औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक प्रगति से पहले के मनोरंजन और आज के मनोरंजन तुलना हो रही है। आज से बहुत पहले और आज, कहने का मतलब उपलब्ध मनोरंजन संबंधित हमारी आवश्यकता और अभिरुचि में बहुत अंतर हो गया है। हमारी आवश्यकता भी बदल गई, हमारी रुचियां भी बदल गई और हमारे मनोरंजन के साधन भी बदल गए। सरल भाषा में कहें तो यही बात निकल करके आ रही है। पहले मनोरंजन का उद्देश्य मात्र मनोरंजन होता था। एक बात निकल के आ गई, पहले के मनोरंजन में क्या होता था? उद्देश्य मनोरंजन, शुद्ध मनोरंजन, और यह प्रक्रिया धार्मिक और सामाजिक भावों में संलग्न होती थी। ये लीजिए, या तो सामाजिक भाव होते थे उनके या धार्मिक भाव होते थे। मनोरंजन हो रहा है तो धार्मिक भाव लेकर के हो रहा है या सामाजिक भाव ले रहा है। कहने का मतलब है, जैसे कि अनेक जगह आपने प्राचीन काल में सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि हमारे यहाँ पर रामायण का अभिनय होता था या उस लीला का अभिनय होता था, सारे परिवार के लोग एकजुट होकर के देखने जाते थे बड़े चाव से। क्या है ये दोनों बातें हैं, धार्मिक भी हैं, उनके प्रति श्रद्धा भी है, उनके आदर्शों को हम ग्रहण भी कर रहे हैं और सामाजिक भाव से भी हम एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सब मिल करके देख रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सभी उत्साह के साथ में देख रहे हैं। ये प्राचीन समय की बात बताई जा रही है। ऐसा मनोरंजन व्यक्तित्व के गठन एवं स्वस्थ दृष्टिकोण के उन्नयन में सहायक होता था, किंतु आज इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थ प्राप्ति हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ गई है। देखिए, स्वस्थ दृष्टिकोण के उन्नयन में सहायक, उनके विकास में सहायक होता था, लेकिन आज क्या हो गया? अर्थ प्राप्ति। आज केवल मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उन सब का उद्देश्य धन कमाना ही हो गया है। शुद्ध या फिर स्वस्थ मनोरंजन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, धार्मिकता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, सामाजिकता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। ये दोनों में अंतर और तुलना की जा रही है। संभवतः इसी कारण मनोरंजन का स्वरूप पूर्णतः बदल गया है। इसी कारण से ये दूसरा अंतर पैराग्राफ इसमें कर दिया गया है, क्योंकि अलग बात आ गई है। हालांकि है इसी में 3 खंड है इसके, और उसी की देखिए बात को पुष्ट करने के लिए और बताया जा रहा है। आधुनिक परिवेश में मनोरंजन का जो भी रूप उपलब्ध है वह हमारे व्यक्तित्व के गठन पर कुठाराघात कर रहा है। आज मनोरंजन के जितने भी साधन हैं ये हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। आदर्शों को जुटला रहा है, हमारे आदर्शों को झूठा साबित कर रहा है। आगे देखिए, अस्वस्थ अभिरुचि दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे रहा है। अस्वस्थ, अरुचि पैदा कर रहा है, अभिरुचि पैदा कर रहा है, उसको हतोत्साहित कर रहा है, जीवन में सब्ज बाग दिखाता है जो कि जीने योग्य ही नहीं है। ये रूप व्यक्ति, समाज, विशेषकर हमारी भावी पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। आज के नौजवानों को, आज की नई पीढ़ी को, आज के नए बच्चों को, सभी को किसी न किसी रूप से अपने आगोश में लेता जा रहा है। ये सार्वभौमिक बात है, सभी इससे परिचित हैं और सभी जानते हैं। गद्यांश में और इस बात को पुष्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, मनोरंजन से संबंध विभिन्न संस्थाएं, अभद्र सिनेमा, नृत्यशालाएं, फैशन परेड आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति और समाज
के जीवन को विकृत कर रही हैं। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी संस्थाएं हमारे समाज को विकृत कर रही हैं, हमारी प्राचीन परंपराओं को तोड़ रही हैं, हमारे समाज को भ्रमित कर रही हैं, हमारे लिए अस्वस्थ अरुचियां पैदा कर रही है। सिनेमा, अभद्र सिनेमा। सिनेमा का उद्देश्य होना चाहिए समाज उपयोगी होना, समाज को आदर्श देना, समाज को सही दिशा देना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। आज की फिल्में, आज के सिनेमा की फिल्में इस प्रकार से आ रही है कि उनसे किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। उनके पद चिन्हों पर, उनके अनुसरण पर चलते हैं तो समाज पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, ये बिगाड़ रहे हैं। नृत्यशालाएं, फैशन परेड आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूषित कर रहे हैं, समाज को विकृत कर रहे हैं। बड़े बड़े नगरों की नृत्यशालाओं एंड नाइट क्लबों में मनोरंजन के नाम पर जो गतिविधियां संपन्न होती हैं, वे तथाकथित आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा से भले ही समर्थित हों, किंतु स्वस्थ भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो वे पश्चिमी देशों की अंधी नकल है। ये बहुत अच्छी बात बताई गई है, इसको पूरी तरह से रेखांकित कर लें और ध्यान में रख लें। वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हम नकल ही नहीं कर रहे हैं, अंधी नकल कर रहे हैं। बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करके हम अपने आप को प्रगतिशील घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत गलत है, अनुचित हो रहा है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। और अंत में देखिए, इसके समर्थक ये भूल जाते हैं कि उनका मानसिक गठन, संस्कार, रीति रिवाज तथा जीवन पद्धति पश्चिमी देशों से एकदम भिन्न है। हमारे देश में क्या ये लागू हो सकती है? क्या हमारे देश में उनका अनुसरण करना उचित है? ये बिना सोचे समझे हम अंधी दौड़ में शामिल होकर उनका अनुसरण करते जा रहे हैं, यही बात बताई जा रही है। इस प्रकार देश में मनोरंजन के नाम पर जो भी भोंडापन उपलब्ध है वह विघटन का स्रोत है, विकारों का जनक है एवं क्षयग्रस्त जीवन का पर्याय है। ये भोंडापन कौन से? सिनेमा वगैरह, ये नृत्यशालाएं, ये क्लब वगैरह, ये सब हमारे क्या कर रहे हैं? समाज को विकृत कर रहे हैं, क्षयग्रस्त जीवन को पर्याय बनते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। और ये गद्यांश पूरा होता है। आपने धैर्य से इसे पढ़ा है, समझा है और याद रखने का प्रयास किया है, तो आगे आने वाले सवालों के आप सही जवाब देने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम पुनः इन पर लौट करके आते रहेंगे। और देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और पहला ही सवाल है, पश्चिमी देशों का अंधाधुनीकरण किसे कहा गया है? अंधानुकरण किसे कहा गया? पश्चिमी देशों का अंधानुकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात तो रेखांकित करने के लिए मैंने आपको कहा भी था। अब देखिए विकल्प, देखिए महानगरों की नृत्यशालाएं, नाइट क्लबों को, संस्कार, रीति रिवाजों को, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने पहली दृष्टि में पहचान लिया, ये नहीं हो सकता। मनोरंजन को, इसको भी नहीं कह सकते, मनोरंजन तो आवश्यक है जीवन के लिए। सिनेमा, फैशन, परेड, इनको, अब यहां पर द्वंद्व हो गया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि इसको टिक लगा दिया, नहीं, हमारा उत्तर तो सिर्फ एक होगा। और वह कौन सा होगा? ये पहला विकल्प होगा हमारा। और कैसे होगा इसकी जांच भी हम कर लेते हैं। अंधानुकरण, अंधानुकरण को देखना है और इसी को रेखांकित करना है। आगे देखिए, पुनः लौटते हैं। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण किसे कहा गया है? देखिए, पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कहां आया था? यहां से आया था पश्चिमी देशों का अंधानुकरण। ये लीजिए, अंधी नकल, वही बात है। अंधानुकरण किस किस को कहा गया? शायद यहां से पढ़ना पड़ेगा आपको। मनोरंजन से संबंध विभिन्न संस्थाएं, अभद्र सिनेमा, नृत्यशालाएं, फैशन परेड आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति समाज के जीवन को विकृत करे। बड़े बड़े नगरों की नृत्यशालाएं, ये लीजिए, ये आपका उत्तर मिल गया है। नृत्यशालाएं, नाइट क्लब में मनोरंजन के नाम पर गतिविधियां जो संपन्न हो रही है तथा कथित आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा से भले ही समर्थित हों, किंतु स्वस्थ भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो वे पश्चिमी देशों की अंधी नकल है। यही उत्तर है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्यशालाएं और नाइट क्लब जिसमें लिखा होगा वही आपका उत्तर होने वाला है। और क्या ऐसा विकल्प में था? देखते हैं। महानगरों की नृत्यशालाएं, नाइट क्लब, ये लीजिए, यही उत्तर है। ये नहीं लिखा था, इसके संदर्भ में नहीं लिखा था, गद्यांश में अवश्य है और किसी संदर्भ में और किसी प्रकरण से जोड़ रखा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। आपका उत्तर एक रहेगा।
ठीक है। दूसरा देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद का उचित शीर्षक एक आता ही है इसमें, और ये सभी के अंदर ढाला गया है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा? मनोरंजन होगा, भारतीय सिनेमा होगा, मनोरंजन पर पाश्चात्य प्रभाव होगा, मनोरंजन के साधन होगा। अब अगर आप इसको वैसे ही देखकर कर रहे हैं कि श्रेष्ठ का चयन करना है, तो मनोरंजन के साधन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या पूरी बातें मनोरंजन के साधनों की एक श्रृंखला बताने, उदाहरण बताने में गई है? क्या नहीं गई है, ये नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से पूरे अनुच्छेद को कवर नहीं कर रहा है, ये नहीं हो सकता। मनोरंजन हाँ हो सकता है, लेकिन केवल मनोरंजन थोड़ा अपर्याप्त सा लग रहा है हमें। भारतीय सिनेमा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप दो पर अटक गए हैं, या तो मनोरंजन या मनोरंजन पर पाश्चात्य प्रभाव। तो आप क्या देखेंगे? श्रेष्ठ तो यही है, बिल्कुल पाश्चात्य प्रभाव, मनोरंजन पर पाश्चात्य प्रभाव। पूरा गद्यांश इसी को रेखांकित कर रहा है, मनोरंजन पर नहीं कर रहा है। मनोरंजन कहने का मतलब भी यह है कि केवल मनोरंजन के स्रोतों के बारे में बताना और मनोरंजन को अधिक बढ़ावा देना और मनोरंजन की प्रशंसा की विशेषताओं को बताते रहना। लेकिन हमारी मुख्य चिंता इस गद्यांश में जो अनुच्छेद में निकल के आई है, वो पाश्चात्य का प्रभाव है, और ये शीर्षक में होना बहुत आवश्यक है। मनोरंजन पर पाश्चात्य का प्रभाव। और आप अगर मेरे विचार से अभी भी सहमत नहीं है, तो हम लौट करके वापस चलते हैं उसी गद्यांश में, और उसी को भी उसी प्रकार से देखते हैं जैसे इससे पूर्व वाले गद्यांश में हमने देखा था कि शब्दों का किस प्रकार से उसका शीर्षक हमने सटीक माना है। और देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी वैज्ञानिक युग में औद्योगिक प्रगति पूर्व मनोरंजन के आज के युग में उपलब्ध मनोरंजन की ये तुलना हो गई है, पहले की और आज की। और आज का मतलब भी है पाश्चात्य, क्योंकि आज हम मनोरंजन को जो भी महत्व दे रहे हैं, जो भी मनोरंजन के साधन अपना रहे हैं, वो हमारे खुद के नहीं है। हमारे खुद के तो पीछे छूट चुके हैं, उनमें आदर्श नहीं है, उनमें स्वस्थ मनोरंजन नहीं है, उनमें धार्मिकता का पुट नहीं है, और उनमें किसी प्रकार की सामाजिकता नहीं है, भाईचारा नहीं है। तो पाश्चात्य का प्रभाव यहां भी इसी में भी आ गया है, पूरे अनुच्छेद में। पहले मैं बता रहा हूं, इसमें पूरे में आ चुका है पाश्चात्य का प्रभाव, और उसी को पुष्ट करने के लिए या कटाक्ष कर दिया गया है। दूसरा, यहां से यहां तक है, दूसरा यहां तक, यहां लीजिए। संभवतः इसी कारण मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है, ये लीजिए बदल चुका है। तो किसके कारण बदला है? पाश्चात्य प्रभाव के कारण से। पूरा उसी पर, ये सिनेमा, ये नृत्यशालाएं, ये फैशन परेड, ये क्या चीज है? ये पाश्चात्य है, पूरा उसी को संबोधित कर रहा है। और आखिरी देख लीजिए, समर्थन में भूल गए हैं रीति रिवाज, ये लीजिए बोंडापन, ये आ ही गया सब, क्षयग्रस्त बोंडापन, ये पूरा पूरा गद्यांश। इसलिए केवल मनोरंजन नहीं कहना है, मनोरंजन कहते तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार की भाषा शैली, इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं होता। अब सहमत हैं आप सभी? बिल्कुल, थोड़ा सा ही अंतर आएगा और आप बिल्कुल चक्कर में खा जाएं इसमें। उचित शीर्षक यही था, तो इसका उत्तर होगा मनोरंजन पर पाश्चात्य प्रभाव, और इसका उत्तर था पहला। तीसरा देखिए, वैज्ञानिक युग से पूर्व मनोरंजन होता था। ये तो ऐसे कैसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आप अगर माथापच्ची नहीं करना चाहते कि मैं क्यों इसमें माथापच्ची करूं, क्यों इसमें करूं, मुझे सबसे पहले इसी को ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए, एक तरीका ये भी है। अब चलते हैं हम उसी पर। वैज्ञानिक युग से पूर्व मनोरंजन होता था, ये लीजिए, प्रारंभ में मिल जाएगा, वैज्ञानिक लिखा है ना। वैज्ञानिक अनुसंधानों और औद्योगिक प्रगति के पूर्व, ये वही बात है। शब्दों का बदलाव थोड़ा सा जरूर किया है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रगति ये उसी का पूर्व युग है। आज के युग के उपलब्ध मनोरंजन तथा इससे संबंधित आवश्यकता, अभिरुचि के बहुत अधिक अंतर आ गया है। पहले मनोरंजन का उद्देश्य मात्र मनोरंजन होता था, एक तो यह बात है। यह प्रक्रिया धार्मिक और सामाजिक भावों पर संलग्न होती थी, ये आ गया उत्तर आपका। यह प्रक्रिया धार्मिक और सामाजिक भाव, तो देख लीजिए क्या ये उत्तर में है क्या। आपके विकल्प में ये होना चाहिए, वैज्ञानिक युग से पूर्व मनोरंजन होता था। अर्थ प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो आज है। अस्वस्थ बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले के तो बहुत अच्छे थे।
अब तीसरा एक देखिए विकल्प, समाज उपयोगी भावों से युक्त। हाँ, ये थोड़ा सा बैठ रहा है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है गद्यांश में, इसलिए ये नहीं हो सकता। धार्मिक सामाजिक भावों से युक्त, बिल्कुल युक्त। और यहां अगर गलती से आपको रहित लिख दे तो आप भ्रमित नहीं हो जाएं। कहीं आप देखें ये तो मिल रहा है, उसको भी देखें आखिर में ये युक्त लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। कई बार युक्त की जगह रहित लिख देंगे तो इसका विलोम ही बन जाएगा, फिर ये विकल्प उत्तर नहीं हो सकता आपका, ये भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने इसको भी सही कर दिया है और उत्तर क्या आएगा इसमें, सी, धार्मिक सामाजिक भावों से युक्त। अब आ जाइए नंबर 4 पर, ये लीजिए, मनोरंजन के साधन पर भोंडापन किसे कहा गया है। गद्यांश पढ़ा था आपने, बिल्कुल पढ़ा था, और आपको लगा था भोंडापन तो आखिरी में लिखा हुआ था और कहीं नहीं जाना। लेकिन याद रखना, ये भोंडापन जहां भी लिखा था पूरे वाक्य को पढ़ना है, उसमें अर्धविराम अल्प विराम वाले भी पढ़ना है, तभी बात पूरी समझ में आने वाली है। मनोरंजन के नाम पर भोंडापन किसे कहा गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं औद्योगिक प्रगति को, मनोरंजन के स्व साधनों को, ये तो हो ही नहीं सकता, स्व साधनों को कैसे कहेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रगति को, इसको क्यों कहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। धार्मिक सामाजिक भावों से युक्त जीवन को, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। अभद्र सिनेमा, फैशन, परेड, नाइट क्लब, नृत्यशालाओं को, बिल्कुल यही उत्तर है आपका। भोंडापन, और भोंडापन का मतलब है अश्लीलता, जो हमारे समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, जो हमारी संस्कृति कभी नहीं रही है, जो हमारे आदर्श नहीं रहे हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं रही है, तो उसमें क्या है, यही आएगी। अभद्र सिनेमा, फैशन, परेड, नाइट क्लब, नृत्यशालाएं। लेकिन फिर भी एक बार इसकी हम जांच अवश्य कर लेते हैं, और चलो उसी में ये लीजिए, भोंडापन यहां लिखा था ना, भोंडापन, ये लीजिए, इसी पर इसी को भोंडापन यहां लिखा है। और देखिए इसके समर्थन ये भूल जाते हैं कि उनका मानसिक गठन, संस्कार, रीति रिवाज और जीवन पद्धति पश्चिम देशों से एकदम भिन्न है। इस प्रकार देश में मनोरंजन के नाम पर जो भी भोंडापन उपलब्ध है वह विघटन का स्रोत, विकारों का जनक और क्षयकर जीवन पर रहे हैं। बिल्कुल, कौन से उपलब्ध है मनोरंजन के साधन, ये लीजिए, नृत्यशालाएं, नाइट क्लब, ये सब, सिनेमा, अभद्र सिनेमा, ये संस्थाएं, ये सारी जिम्मेदार है। वैसे ये अपनी तर्क बुद्धि पर से भी उत्तर दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम इसको पुष्ट करके हमारे गद्यांश के अनुकूल ही हम इसका उत्तर दे रहे हैं, और हम बिल्कुल आश्वस्त हो रहे हैं कि ये मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और आखिरी है, ये लीजिए, 5वां, यह रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी रिक्त स्थान दे दिया को भ्रमित कर रहा है। ये तो बहुत सरल है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि जिन विद्यार्थियों के पास समय कम रहे वो इसे हल ही नहीं कर पाए, या इसे जल्दबाजी में गलत भर दें, या इतनी पलट करके देखने की उसको सूझबूझ ही नहीं हो और वो इन्हीं विकल्पों में प्रयास करें खोजने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने विचारों से इसको स्थापित करने का प्रयास नहीं करें, इसको केवल और केवल गद्यांश से ही उत्तर देना है, गद्यांश की सहायता, उसकी मदद से ही उत्तर देना है। और क्या आएगा इसमें, देखो, यह रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी खालिस्तान को भ्रमित कर रहा है। युवा पीढ़ी को, बच्चों को, भावी पीढ़ी को, नौजवानों को। लग तो रहा है युवा पीढ़ी को कर रहा है, लेकिन क्या इसको हम ये मान लें, इसको बिल्कुल गलत नहीं मानेंगे। बच्चों को इसमें नहीं लिखा, गद्यांश में नहीं लिखा, इसलिए ये नहीं आएगा। वैसे उत्तर हो सकता है, लेकिन गद्यांश के अनुसार उत्तर नहीं होगा। और यही मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि अक्सर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं और बन भी रहा है, जम भी रहा है। देखो यहां पर अगर हम लिखते हैं बच्चों, देखो बच्चों, कितना अच्छा वाक्य बन गया। ये रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी बच्चों को भ्रमित कर रहा है। हालांकि हमारी है, लेकिन बच्चों को भ्रमित कर रहा है। कोई लगेगा एक बार में तो कि ये फिट है, नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत। युवा पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को, ये तो बिल्कुल जम गया, ये भी बैठ गया, और युवा पीढ़ी भी, युवा पीढ़ी, युवा पीढ़ी, आपको लगेगा ये तो जम गया इसके अंदर, नहीं, ये भी गलत, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा,
ये वाक्य हमें ढूंढना होगा। हमारे इस अनुच्छेद में ये वाक्य ढूंढना होगा। एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी को भ्रमित कर रहा है। चलो लौटो इसमें वापस। यह ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। भ्रमित कर रहा है, ये लीजिए। यहां से शुरू है और देखिए यहां तक दिया है। इसको बिल्कुल एज इट इज ले लिया गया है। यह रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी भावी पीढ़ी को, उठा लो इसको यहां से और विकल्प में ढूंढो युवा भावी पीढ़ी लिखा है क्या, देखते हैं। भावी पीढ़ी मिल गया। बोलो, सही उत्तर हो गया हमारा। हमें विश्वास भी हो गया कि हमारा सही है। इस प्रकार से पहले वाले अनुच्छेद से आज 2 अनुच्छेद और हमने देखे हैं। आपको खुद को लगने लगा होगा कि अनुच्छेद मेरे लिए सरल हो रहे हैं, और इसका यही तरीका है। अभ्यास ही इसका तरीका है कि हम जितना अधिक अभ्यास इस प्रकार से पढ़ करके करेंगे, तो इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप मेरे साथ साथ रहिए और इस प्रकार से इस अभ्यास के द्वारा आप इस और अनुच्छेद देखेंगे तो आने वाले समय में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। और आज के लिए इतना ही है। आगे कल हम फिर नए अनुच्छेद लेकर के आएंगे अलग प्रकार के, और उनसे पूछे जाने वाले अलग प्रकार के सवाल किस प्रकार से होंगे। यकीन मानिए हमारी तैयारी इस स्तर की होने वाली है कि अनुच्छेद में से जो भी सवाल, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरे में से पूरे सही होने वाले हैं। धन्यवाद।